नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। आज हम बात करेंगे प्रवासी भारतीय दिवस की। कारण हर साल 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। इस बार का 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन मध्य प्रदेश सरकार के साथ साझेदारी में 8 से 10 जनवरी तक इंदौर में चल रहा है। प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का इस बार का विषय है प्रवासी अमृतकाल में भारत की प्रगति में विश्वसनीय भागीदार। लगभग 70 विभिन्न देशों के 3,500 से अधिक प्रवासी सदस्यों ने सम्मेलन के लिए पंजीकरण कराया है। गुयाना सहकारी गणराज्य के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली मुख्य अतिथि और सूरीनाम गणराज्य के राष्ट्रपति महामहिम चंद्रिका प्रसाद संतोखी विशेष सम्मानित अतिथि हैं। प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के औपचारिक उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा कि दुनिया के अलग अलग देशों में जब भारत के लोग एक कॉमन फैक्टर की तरह दिखते हैं तो वसुंधैव कुटुंब की भावना के साक्षात दर्शन होते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत इस वर्ष दुनिया के G20 समूह की अध्यक्षता कर रहा है। भारत इस जिम्मेदारी को एक बड़े अवसर के रूप में देख रहा है। ऐसे में प्रवासी भारतीयों की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। अमृतकाल में भारत की प्रगति में प्रवासी भारतीय कैसे भागीदार बन सकते हैं, इस मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे। इसके विभिन्न पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे। चर्चा करने के लिए खास मेहमान मौजूद हैं। पूर्व राजदूत अशोक सज्जनहार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक जी, आपका स्वागत है संसद टीवी पर। साथ ही हम बात करेंगे रोहित गंगवाल जी से, जो भारतवंशी हैं। आपका भी स्वागत है रोहित जी। और साथ ही हमारे साथ डॉक्टर शीतल शर्मा जी जुड़ी हुई हैं, जो सेंटर फॉर यूरोपियन स्टडीज स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज JNU से हैं। आपका स्वागत है शीतल जी। लेकिन शुरुआत अशोक जी मैं आपसे करूंगा और मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि जब हम बात प्रवासी भारतीयों की करते हैं, जाहिर तौर पे देश में अमृतकाल का उत्सव है, देश अमृतकाल के दौर से गुजर रहा है। ऐसे में जो प्रवासी भारतीय हैं उनकी भारत की प्रगति में जो भागीदारी है, उस पहलू को आप कैसे देखते हैं? क्या कहना है आपका? देखिए, 2-3 चीज़ें मैं इसमें कहना चाहूँगा मनोज जी। सबसे पहले तो बहुत धन्यवाद, आप मुझे निमंत्रित किया है इस कार्यक्रम में। एक तो ये बात है, जो भारतीय प्रवासी दिवस हम आज और कल मनाने जा रहे हैं, 9 और 10 तारीख को मना रहे हैं, ये करीब 4 साल के बाद हो रहा है। जी। क्योंकि 2 साल हम जानते हैं जो पीछे बीच में पैंडेमिक आ गया था, और इससे पहले 2019 को हुआ, तो 2021 में जो होना था, क्योंकि अब 2015 से हमने हर 2 साल में इसको मनाने का कार्यक्रम बनाया है, तो एक तो 4 साल बाद ये मनाया जा रहा है। दूसरी बात है, जो पूरी दुनिया एक बहुत ही विषम छोर पर खड़ी है, बहुत ही जो मुश्किल दौर है उसमें खड़ी है, क्योंकि हम देख रहे हैं कोविड-19 पैंडेमिक का अभी तक आक्रामकता पूरी तरीके से खत्म नहीं हुई है। उसके जो प्रभाव हैं वो अभी तक खत्म नहीं हुए हैं। दूसरा, ये रूस और यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट वो चल रहा है, तो इससे बहुत अभाव बढ़ गए हैं, चाहे फ्यूल शॉर्टेज हो, एनर्जी हो, फर्टिलाइज़र हो, खाद्यान्न हो, सप्लाई चेन्स डिसरप्ट हो गई हैं, डेट बहुत बढ़ गया है डेवलपिंग जी। कंट्रीज़ का। और इस बीच में भारत ने एक बहुत ही अहम इसमें अब भूमिका निभा रहा है, क्योंकि जैसे आपने बताया, प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, जो G20 की हम अध्यक्षता कर रहे हैं, जी। इसके साथ-साथ SCO की भी हम अध्यक्षता कर रहे हैं, शंघाई कोऑपरेशन जी। ऑर्गेनाइजेशन का। तो हमारे ऊपर एक तो दायित्व आ जाता है, और इसमें भारत क्या योगदान कर सकता है पूरी दुनिया में और अपने को और सशक्त करने में, उसमें जो हमारे भारतीय प्रवासी हैं, बहुत ही अच्छा वो रोल निभा सकते हैं। हम देखें, जो 2003 से मनोज जी, जब से हम प्रवासी भारतीय दिवस मना रहे हैं, तो हर क्षेत्र में, हर देश में जो हमारे करीब 30 मिलियन से ऊपर भारतीय प्रवासी हैं, उनका योगदान बहुत ही बड़ा और बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। जी। जिसे कहा जाए, हमारे प्रवासी भारतीय एक लिविंग ब्रिज हैं, भारत और जिस देश में वो रहते हैं, उसमें तालमेल बनाने के लिए। मैं अमेरिका में था, वॉशिंगटन में था, जबकि हमने ये, देखिए, इंडिया यूएस न्यूक्लियर डील साइन हुआ था 2005 में, और उसमें मैं कहूँगा जो भारतीय प्रवासियों का जो रोल था, बहुत ही अहम था, बहुत ही महत्वपूर्ण था। जी। परंतु आखिर में बस एक बात मैं ये कहना चाहूँगा, जो हमारे भारतीय प्रवासी जो और देशों में रहते हैं,
उन्होंने बहुत सफलताएं प्राप्त की हैं, बहुत चरम सीमा तक उन्होंने सफलता प्राप्त की है। तो जो उनके पास नेटवर्क है, जो हमारा डेवलपमेंट है, ग्रोथ है, उसको आगे ले जाने में भारतीय प्रवासी बहुत ही बड़ा योगदान करते रहे हैं और आगे जो ये अमृत काल का 25 साल का समय है, जी। उसमें मेरे विचार से उनका योगदान, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, कैपिटल हो, मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हो, मार्केट हो, उसमें बहुत ही बड़ा वो योगदान कर सकते हैं। जी, बिल्कुल जी। अशोक जी। शीतल जी, मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि जो भारत की प्रगति में हम बात कर रहे हैं कि प्रवासी जो भारतीय हैं, उनकी जो भागीदारी है, जो उनकी क्रेडिबिलिटी है, उस पहलू को आप कैसे देखती हैं और इसमें क्या बदलाव क्या आया है? किस तरह से बदलता हुआ हमें प्रवासी भारतीयों की भूमिका दिखती है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे या जिस देश में वो रहते हैं, भारत के संदर्भ में, कैसे आप देखती हैं इस पहलू को? मनोज जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिस दिन ये दिवस मनाया जाता है, आप उसी का देखिए कि जी। इतिहास में उसका कितना बड़ा रोल है कि गांधी जी यहाँ इस दिन वापस आए थे और आकर एक प्रवासी की तरह उन्होंने जीवन व्यतीत किया। बट यहाँ वापस आकर उन्होंने जो उनकी भूमिका है, जो योगदान है भारत की स्वतंत्रता आंदोलन में, वो आप जानते हैं कि स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है, तभी वो राष्ट्रपिता है। तो प्रवासियों के जो योगदान है, जो सिग्निफिकेंस ऑफ दिवस है, वो तो इसकी महिमा को वैसे ही सूचित करता है। जी। दूसरा है कि यदि हम बात करें कि इनका रोल कोई चेंज हुआ है या कुछ वर्षों से या कुछ दशकों में या कुछ, मैं तो कहूँगी कि सदियों में किस तरीके से भारतीयों ने योगदान दिया है। अब इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा 100-150 साल पीछे लेकर चलती हूँ। जी। क्योंकि इंडिया एक कॉलोनी रह चुका है ब्रिटिशर्स की, और यहाँ से काफ़ी संख्या में जो थे ब्रिटिशर्स जो थे, मैं उनको कहूँगी गिरमितिया लेबर कहा जाता है उन्हें, क्योंकि वो एग्रीमेंट पे जाते थे। तो गिरमितिया एग्रीमेंट का एक अपभ्रंश शब्द है। तो किस तरीके से ये फ्रेंच कॉलोनीज़ में और ब्रिटिश कॉलोनीज़ में पूरे के पूरे कैरेबियन रीजन में, अफ्रीकन रीजन में गए और वहाँ पे इन्होंने सेटलमेंट की। अब वहाँ से स्लेवरी ख़त्म होने के बाद यहाँ से लेबर गई थी, और उसके बाद जो भारतीय हमारे स्वतंत्रता से पहले गए, जैसे यूरोप में पर्टिकुलरली, उसमें भी कई तरीके के कैटेगरी ऑफ प्रोफेशनल्स गए थे। जी। उसके बाद जो हम दूसरी स्ट्रीम देखते हैं, जो कि फिर एक यूएस की तरफ से रुझान हुआ था, जहाँ पे आईटी प्रोफेशनल्स, डॉक्टर, इंजीनियर्स और एक स्ट्रीम वो गया था। और उसके बाद आप देखिए स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर, जो एक तीसरी ट्रैजेक्टरी हम देखते हैं मिडिल ईस्ट की तरफ या अरब कंट्रीज़ की तरफ है। तो भारतीयों का योगदान जो है, आप समझिए मनोज जी, कि हर दिशा में है, हर देश में है, और हर स्थिति, हर इकोनॉमी, हर सेक्टर में है। जी। तो इसमें अगर आप उसको गिनना शुरू करेंगे तो आप जानते हैं रेमिटेंसेस में इंडिया ने चाइना को भी पीछे छोड़ दिया है। 3 करोड़ की संख्या से ज़्यादा भारतीय जो हैं वो हर देश में हैं, और इनका योगदान सिर्फ यहीं तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं है कि आप देख लीजिए इनका एक आर्थिक योगदान है। ये योगदान जो है आप दोनों पैमानों पे देख सकते हैं कि जो उन्होंने होम कंट्री में कंट्रीब्यूट किया है और जो होस्ट कंट्री में कंट्रीब्यूट किया है। और ये है कि वहाँ जाकर भी वो अपने देश से जुड़े रहते हैं, अपनी संस्कृति से जुड़े रहते हैं, अपनी रूट से जुड़े रहते हैं। तो कहीं ना कहीं जो प्रवासी हैं वो पूरा वसुधैव कुटुंबकम का अपना मैसेज साथ लेके जा रहे हैं कि मैं यहाँ से कट गया हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि मैं सब कुछ पीछे छोड़ गया हूँ। यहाँ से भी कनेक्टेड हूँ, वहाँ भी कनेक्टेड हूँ, होम में भी हूँ, होस्ट में भी हूँ, और किस तरीके से दोनों की डेवलपमेंट में योगदान दे रहा हूँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण है। जी। दूसरा है कि अगर आप देखें कि किस तरीके का बदलाव प्रवासी इटसेल्फ एज अ कैटेगरी या डायस्पोरा में आया है, तो बड़ा इंटरेस्टिंग एक हम कैटेगरी यूज़ करते हैं कि बोट डायस्पोरा, जो किश्तियों में बैठकर इन कंट्रीज़ में गया था पुराने 100 साल पहले, और अब जो है वो प्लेन डायस्पोरा की कैटेगरी में है, जो अब जहाज़ में बैठकर उड़कर जाता है। हालांकि टेक्नोलॉजी चेंज हो चुकी है, लोगों के प्रोफेशंस चेंज हो चुके हैं, बट इस तरीके का हम कंपैरिजन करते हैं इकोनॉमिक में भी, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में भी, इमोशनल, साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, डिसएसोसिएशन में, तो एक बहुत अच्छी कैटेगरीज उभर कर आती हैं एकेडमिकली इसको समझने के लिए। तो बोट से लेकर प्लेन तक का जो हमारा सफ़र है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और उसमें किस तरीके के लोगों का किस तरीके का योगदान रहा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। और ये वजह भी है कि दुनिया के अलग अलग देशों में जिस तरह से जो प्रवासी भारतीय हैं उन्होंने वहाँ की सरकारों में, वहाँ के नेतृत्व में जो जगह बनाई है, वो इसका प्रमाण भी है। और जो भारत को, प्रवासी भारतीयों को आपस में जोड़ता है, अपनेपन का जो रिश्ता है, उसका पता इस बात से भी लगता है कि विदेश में कमाई करके अपना धन देश भेजने के मामले में भारतीय जो प्रवासी हैं वो दुनिया में सबसे आगे हैं। रोहित जी, मैं आपसे एक बात समझना चाहता हूं, क्योंकि भारत की विदेश नीति में मोटे तौर पे कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नीतिगत
नहीं सामने उभर के आता, लेकिन 14 के बाद एक बहुत बड़ा परिवर्तन जो मैं देखता हूं या लोग देखते हैं इस बात को, वो ये है कि भारतवंशी जो हैं उनकी एक भूमिका भारत के मामलों में भागीदार के रूप में बड़ी है, भागीदारी बड़ी है। भारतवंशी को भी लगता है विदेश में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जाते हैं तब एक अलग तरह का वातावरण दिखाई देता है। इस भागीदारी को आप कैसे देखते हैं, खास तौर से कूटनीति के लिहाज से या निवेश के लिहाज से या आर्थिक मुद्दों के लिहाज से? जी, बिल्कुल। मैं अपनी बात की शुरुआत आज मोदी जी द्वारा कहे गए शब्दों से करूंगा। जी। आज मोदी जी ने सारे अप्रवासी भारतीयों के लिए शब्द यूज किया है, राष्ट्रदूत। तो ये शब्द अपने आप में बताता है कि कितनी जिम्मेदारी आदरणीय मोदी जी ने सारे प्रवासी भारतीयों के लिए दी है। जी। 2014 के बाद एक जो सम्मान, एक कॉन्फिडेंस सारे अप्रवासी भारतीयों के बीच में बढ़ा है, वो 2000 पहले के और 2000 बाद के भारत की कहानी कहता है। मैं खुद 2001 से यूएस में हूं। मैंने 2014 के पहले का समय भी देखा है और 2000 बाद के समय का देखा हूं। जिस तरह से अब प्रवासी भारतीयों में एक कॉन्फिडेंस बढ़ा है, एक भारत के प्रति जो सम्मान पूरी दुनिया में बढ़ रहा है, उसके कारण भारतवासी जो दुनिया के विभिन्न देशों में रह रहे हैं, उनको एक किसी भी प्रगतिशील देश के मुकाबले अब एक ज्यादा अच्छी तरह से ट्रीट किया जा सकता है। वी बीन गेटिंग रिस्पेक्ट ऑल अराउंड द वर्ल्ड। हम अमेरिका की ही बात करें तो मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं जी। वी आर गेटिंग मच मोर रिस्पेक्ट देन व्हाट वी बीन गेटिंग जी। बिफोर 2014। जी। और उसी के परिणाम स्वरूप एक जो कॉन्फिडेंस की भावना आई है सरकार के प्रति भी, उसको देखते हुए अप्रवासी भारतीय पूरा डायस्पोरा है जी। वो भारत से और ज्यादा जुड़ रहा है और भारत में अपना इन्वेस्टमेंट कर रहा है, क्योंकि भारत में कॉन्फिडेंस ज्यादा बढ़ रहा है अप्रवासी भारतीयों का। और जी। उसी का नतीजा है, हम लोग देख रहे हैं कि कितना ज्यादा रेमिटेंस रिसेंट हिस्ट्री में बढ़ा है। जी। बिल्कुल बिल्कुल रोहित जी, अगर बात मैं कोरोना महामारी की भी करूं तो उसके बावजूद देश में 2021 में जो प्रवासी भारतीय हैं उन्होंने करीब 6.5 लाख करोड़ रुपए भारत भेजे। अपना जो धन उन्होंने कमाया था विदेशों में उसको भारत भेजा। अशोक जी, जो बात मैं समझना चाहता हूं, देखिए समय समय के साथ कूटनीति बदलती रहती है, अलग अलग परिस्थितियों में उसका रूप अलग अलग रूप में सामने आता रहा है, लेकिन 14 के बाद एक बड़ा बदलाव जो देखने को मिला है, जो प्रवासी भारतीयों की भागीदारी है, उसको आप कैसे देखते हैं? इस सवाल को मैं बार बार इसलिए समझना चाहता हूं क्योंकि पहले कूटनीति में हम देखते थे कि एक तरह से जो आम भारतीय है जो विदेश में रहता है वो थोड़ा सा दूर रहता था, लेकिन अब उसकी भागीदारी दिखती है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? मनोज जी, मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूं। ये मेरे विचार से 2014 के बाद जिस प्रकार से जो बीजेपी सरकार है, एनडीए लेड सरकार है, या प्रधानमंत्री मोदी का अपना जो ये विजन है और जो इनिशिएटिव है, जो भी हमारे प्रवासी भारतीय हैं उनके साथ हमको जुड़ना चाहिए और उनको हम कैसे लेवरेज कर पाए अपनी डेवलपमेंट के लिए, अपने विकास के लिए। तो मैं शुरुआत तो वही करूंगा, सितंबर 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी गए थे अमेरिका में जी। और वहां पर उन्होंने मेडिसन स्क्वायर गार्डन में, तो वो एकदम जिसे कहे जो एक बिजली सी चमक गई थी, सभी में इतनी ज्यादा ऊर्जा उन्होंने भर दी, क्योंकि उसमें जब वो वहां पर ये एमएसजी जो है मेडिसन स्क्वायर गार्डन, वहां पर और रॉक कॉन्सर्ट शोज वगैरह होते हैं, कभी कोई पॉलिटिकल ऐसी मीटिंग नहीं हुई जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी ने वहां पर की। 18,000 से ज्यादा लोग वहां पर आए जो कि प्रवासी भारतीय थे, परंतु उसके साथ साथ
बहुत सारे गवर्नर्स, यूएस गवर्नर्स, सेनेटर्स और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के मेंबर्स। और उसमें देखिए वहां का देश जब ये देखता है जो भारतीय सरकार का, भारतीय नेता का, प्रधानमंत्री का जो उनका इतना अच्छा कनेक्ट है वहां पर उनके अपने लोगों के साथ, जो भारतीय प्रवासी हैं, तो भारत का मान बढ़ता है, भारतीयों का मान बढ़ता है, जैसे हमारे दूसरे पैनलिस्ट बता रहे थे। जी। और अभी जो 2019 में भी, सितंबर में भी हाउडी मोदी का ह्यूस्टन टेक्सास में हुआ, देखिए अमेरिका ने कभी ऐसे देखे ही नहीं है। और मेरे विचार से आगे चलते हुए भी ऐसे 60-65 हजार लोगों को इकट्ठा करना, जो कि बिल्कुल वहां पर एक प्रधानमंत्री को सुनने आए पूरे देश भर से, और भारत के प्रधानमंत्री और अमेरिका के राष्ट्रपति, स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, हाथ में हाथ डालकर वो पूरे उस स्टेडियम का चक्कर लगाते हैं। तो मेरे विचार से ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है, जो भारतीय बिल्कुल अपने देश के साथ जुड़े हुए हैं और वो करना चाहते हैं। मेरा तो देखिए अपना अनुभव रहा है, जब मैं सर्विस में था या अभी भी जब मैं बाहर जाता हूँ, अपने प्रवासी भारतीयों से बहुतों से मिलता हूँ, हर देश में जहां जाता हूँ, और उनमें वो कहते हैं 2014 के बाद उनका जो कनेक्ट है भारत के साथ बहुत ज्यादा हुआ है। और उनमें एक ये जिज्ञासा है, एक तत्परता है, जो वो भारत को कुछ वापस देना चाहते हैं, क्योंकि वो समझते हैं जो जो कुछ वो अभी अर्जन कर रहे हैं, जो कुछ वो अभी बने हैं, वो भारत की वजह से बने हैं। और जी। अब वो अगर उस स्टेटस पर पहुंचे हैं, ऐसे पड़ाव पर वो पहुंचे हैं अपनी जिंदगी में, जो भारत को कुछ वापस कर सकते हैं, तो वो करना चाहते हैं। और यही मेरे विचार से, चाहे वो इमोशनली हो या वैसे भी हो, आप अभी ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जो यूनाइटेड किंगडम के जो हम प्रधानमंत्री हैं, ऋषि सुनक, जी। जो कि हमारे अपने देश से हैं। तो ये इतनी बड़ी बड़ी पोजीशंस पर भी हमारे प्रवासी भारतीय आकर स्थित हो गए हैं। अभी आयरलैंड के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी इंडियन जी। ओरिजिन के हैं। अभी आपने जो बताया सूरीनाम, गयाना के जो चीफ गेस्ट हैं वो भी वहां पर हैं, भारतीय मूल के हैं। तो ऐसे बहुत देशों में है। और ये मेरे ख्याल से एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग, वाइब्रेंट, कमिटेड, रेजिलिएंट कम्युनिटी बनती जा रही है, करीब 30 मिलियन के ऊपर, जो कि भारत को और आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो मैं कहूंगा जो ये विन विन सिचुएशन है दोनों के लिए, भारत के लिए भी, भारत उनको ऊर्जा देता है, वो हमारे लिए भी काम करने के लिए बहुत तत्पर है। तो मैं समझता हूं जो इसका जो फ्यूचर है, इसका भविष्य है, इस पार्टनरशिप का बहुत ही अच्छा भविष्य हो। जी। शीतल जी, अगर बात मैं प्रवासी भारतीयों की करूँ, तो हर साल देश में इस तरह का सम्मेलन आयोजित होता है, इस तरह के कार्यक्रम आयोजित होते हैं, जिससे प्रवासी भारतीय जो हैं, जो भारतवंशी हैं, वो देश की मिट्टी से जुड़े रहें। इसको आप कैसे देखते हैं, कितना फ़र्क पड़ा है? क्योंकि पिछले कई वर्षों से इस तरह के कार्यक्रम आयोजित देश में किए जाते हैं, आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए मनोज जी, 2-3 तरीकों से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। एक तो सबसे पहले कि हमने प्रवासियों को ही किस तरीके से ट्रीट किया है। पिछले शताब्दी में अगर मैं कहूँ कि इंडिपेंडेंस के बाद जो हमारे यहाँ से डायस्पोरा गया, उसको एक किस्म से ये देखा गया कि ये अपने किसी पर्पस से या अपने किसी इंटरेस्ट से भारत को छोड़कर जाकर विदेशों में बसे हैं। और तो एक कहीं ना कहीं एक पॉलिसी गवर्नमेंट ने ऐसी अपनाई कि जहाँ एक अपनापन, एक कनेक्ट नहीं था। कुछ ऐसे मॉडर्न हिस्ट्री में वाकया भी ऐसे हुए कि जहाँ पे भारतीयों को, जो भारतीय मूल के लोग थे, उनको सपोर्ट गवर्नमेंट की तरफ से या एक अपनत्व की भावना नहीं दी गई। जैसे अभी हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर साहब ने स्टेटमेंट दिया कल ही कि हम भारतीयों को पूरे वर्ल्ड में सिक्योर करने के लिए, उनकी सिक्योरिटी के लिए काम कर रहे हैं। पर जैसे ही हम देखते हैं कि पिछले ये 2014 से अचानक से आप एक देखिए, एक प्रोएक्टिव एसोसिएशन का माहौल आया है। आप अपने डायस्पोरा को, आप अपने लोगों को कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ देते हैं कि आप किसी कंट्री से बिलोंग करते हैं। अब दूसरी बात रही कि उनके कंट्रीब्यूशन की कैसे है। अगर आप इसको अमृतकाल में कहेंगे, ये हमारे लिए अमृतकाल क्यों है, मैं इसे किस तरीके से देखती हूँ। ये अमृतकाल इसलिए है कि देखिए, हार्ड पावर जो ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी थी, कहीं ना कहीं इट हैज़ फॉलन फ्लैट। हम देख रहे हैं किस तरह रशिया यूक्रेन की वॉर चले जा रही है। कहीं ना कहीं जो कहीं ने सोचा जा रहा था कि यूक्रेन फॉल कर जाएगा या जो भी होगा, कहीं ना कहीं द लिमिट्स ऑफ ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी जो है वो उभर कर सामने आई है। दूसरा ये है कि वर्ल्ड कोविड के थ्रू निकल रहा है, सारी इकोनॉमीज़ जो हैं वो डाउनवर्ड ट्रेंड पे हैं, बट इंडिया ने अपने आप को किसी तरीके से बहुत अच्छे से मैनेज करके सर्वाइव किया है।
कोविड के ही दौरान वैक्सीन डिप्लोमेसी में इंडिया ने कितनी कंट्रीज को जो है वैक्सीन दिया है, कहीं ना कहीं उन्हें उबारा है संकट से। तो अब हमारे पास ऐसा क्या है जो हम इसको अमृतकाल समझें या हम दें? इंडिया का जो कल्चरल हेरिटेज है, जी। इंडिया का जो वैल्यू सिस्टम है, जिसको हम सॉफ्ट डिप्लोमेसी कह सकते हैं या कल्चरल डिप्लोमेसी में, अब जो हमारी सॉफ्ट पावर है वो टाइम है कि जिसको वर्ल्ड अब धीरे धीरे एक्नॉलेज करने लग गया है। मैं ये भी नहीं कहूंगी कि बिल्कुल शुरुआती स्टेज में है, बट कहीं ना कहीं इंडिया एज अ सॉफ्ट पावर जो है वो रिकॉग्नाइज की जा रही है। जो इंडिया के प्रैक्टिसेस हैं, वैल्यू सिस्टम है और सब कुछ, और उसमें प्रवासियों का क्या रोल है? ये जो है दे आर द मीडियम्स ऑफ कल्चरल डिप्लोमेसी। ये भारत के राष्ट्रदूत हैं जी। कि ये भारत की जो छवि को बाहर दिखाते हैं और एट द सेम टाइम हम इन्हें किस तरह ट्रीट करते हैं उससे ये स्ट्रेंथ लेते हैं। तो कहीं ना कहीं मनोज जी, ऐसा नहीं होता कि आप बाहर चले गए और आप कट चुके हैं। जी। हम भारत में भी देखते हैं, जरूरी नहीं आपको विदेश ही जाना है, आप किसी छोटे शहर से आते हैं, अगर दिल्ली जैसी जगह बसते हैं तो क्या आप अपने विलेज से नाता तोड़ देते हैं? जी। तो एक तरीके से ये टू वे प्रोसेस होता है कि आप कितने इंटीग्रेटेड हैं, आप कितना इंटीग्रेट कर रहे हैं और कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और किस तरीके का कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, वो आपके राष्ट्र निर्माण को स्ट्रेंथ देता है। जी। अब मैं 14 की बात, 14 से पहले के कूटनीति रिश्तों को और 14 के बाद के कूटनीतिक रिश्तों को या प्रवासी भारतीयों की भूमिका को इसलिए भी समझने की कोशिश कर रहा हूं क्योंकि मुझे अच्छी तरह से याद है कि गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए प्रवासी भारतीय सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब शिरकत किया करते थे, शामिल होते थे, तब भी मैं उनका भाव देखता था कि किस तरह से उनका प्रवासी भारतीयों के प्रति एक लगाव, एक संवाद है। लेकिन रोहित जी, दुनिया में भारत की ताकत शक्ति बढ़ रही है। खास तौर से बात मैं कहूं कि जो दुनिया की अलग अलग देशों की सरकारें हैं, उसमें भारतवंशियों की जो भागीदारी है, उस पहलू को आप कैसे देखते हैं? क्या इसका एक बहुत बड़ा कारण दुनिया में भारत के लोगों के प्रति जो क्रेडिबिलिटी है, भारत के लोगों की जिस देश में वो रहते हैं उसके प्रति जो निष्ठा है, क्या एक वो बहुत बड़ा कारण है? जी बिल्कुल। भारत के लोगों की निष्ठा, वो कोई भी काम कर रहे हो, ये भारतवंशियों की अच्छाई है, खासियत है, स्पेशलिटी है कि जहां जिस देश में रहते हैं उस देश के प्रगति के लिए, उस काम में जो भी काम वो कर रहे हैं, वो अपनी पूरी इच्छा शक्ति, पूरे प्रयास, 100% एफर्ट के साथ उस काम को करने की कोशिश करते हैं। वो भारत से जितना उनका जुड़ाव है, जितना भारत के साथ लगाव है, जितना भारत को चाहते हैं और भारत के लिए करना चाहते हैं, उतना ही जिस देश में वो रह रहे हैं, जिस राष्ट्र में वो काम कर रहे हैं, जिस कॉरपोरेशन के लिए वो जुड़े हुए हैं, दे गिव देयर फुल डेडिकेशन टू देयर वर्क, वेदर इट्स अ कॉर्पोरेट वर्क और इट्स अ गवर्नमेंट वर्क। और उसी का नतीजा है कि पूरी दुनिया भर में, चाहे मल्टीनेशनल कंपनी के हेड हो जी। या विश्व भर की सरकारों में भारतीयों का प्रतिनिधित्व हो, नंबर्स शो कर रहे हैं कि किस तरह से भारतीय अपने आप को प्रूव कर रहे हैं हर जगह। जी। बिल्कुल। लेकिन अशोक जी, आखिरी सवाल मेरा आपसे है, वो इसलिए है क्योंकि इस जी। साल G20 देशों का सम्मेलन भारत में हो रहा है और ऐसे में प्रवासी सम्मेलन भी भारत में हुआ है, चल रहा है इस समय। आप कैसे देखते हैं G20 की जब हम बात करते हैं, ऐसे महत्वपूर्ण मौके पर प्रवासी भारतीयों की भूमिका को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि इसका उल्लेख आज प्रधानमंत्री जी ने भी अपने संबोधन में किया। जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मनोज जी। बहुत ही जैसे मैंने शुरू में भी कहा, बहुत ही बड़ा दायित्व है, बहुत ही बड़ा चैलेंज भी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, पर उसके साथ बहुत ही बड़ा मौका भी है। और उसमें जब प्रधानमंत्री ये कहते हैं, जो हमारे जो प्रवासी भारतीय हैं, वो हमारा अगला 25 साल का जो अमृतकाल है, जबकि 2047 में उन्होंने एक आह्वान दिया है, जो भारत को एक विकसित देश बनाया जाएगा। तो उसमें जो कुछ काम करना है, क्या काम करना है, भारत को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है, भारत में पॉवर्टी हटानी है, भारत में गरीबी, डिस्पैरिटी, जेंडर इक्वालिटी वगैरह, ये सभी कुछ, जेंडर इक्वालिटी लाना है, डिस्पैरिटी कम करना है। तो इन सब कामों में जो हमारे भारतीय प्रवासी हैं, वो बहुत बड़ा योगदान कर सकते हैं। और जरूर G20 की अध्यक्षता से
भारत का जो मान है पूरी दुनिया में, भारत का जो सम्मान है, जी भारत का जो कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि देखिए पूरी दुनिया को बहुत उम्मीद है भारत से। भारत अब बन गया है एक पार्टनर ऑफ चॉइस। पूरी दुनिया को ये समझ आ गया है, जो अगर पूरी दुनिया के ये जो बड़े-बड़े मुद्दे हैं, चाहे क्लाइमेट चेंज हो, चाहे आतंकवाद हो, या चाहे सप्लाई चेन्स हो, या डेट ट्रैप से लोगों को निकालना हो, अगर ये सब इसमें हम किसी प्रकार से सफलता चाहते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को हम आगे करना चाहते हैं, एनर्जी ट्रांजिशन को हम आगे ले जाना चाहते हैं, तो भारत को साथ लाए बिना, जी भारत की साझेदारी के बिना इसको हम नहीं पूरा कर पाएंगे। जी तो इसीलिए भारत के पास ये चुनौती भी है और एक बहुत बड़ा मौका है, जी जो कि हम अपने प्रवासी भारतीयों के साथ मिलकर इसको हम पूरा करने में सफल हो सकते जी, जाहिर सी बात है हैं। G20 चाहे भारत के में रहने वाले लोग हों या भारत के बाहर भारतवंशी हों, सबके लिए एक गौरव की बात है। आप तीनों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद संसद टीवी से बात करने के लिए। तो आज इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।